अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई आवाज़ आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम अली साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ, सब खैरियत है सब। मैंने कहा स्टूडेंट को भी आवाज़ जा रही है मेरी? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है सर, और सुनाएं, सब खैरियत है? जी सर, अल्लाह का शुक्र। चले भाई, वी आर नाउ स्टार्टिंग आवर क्लास। टाइम इज़ गोइंग वेरी फास्ट। तो yesterday we discussed journal entries, right? Passing the journal entries, both service business as well as merchandising business. Today we will solve a very comprehensive question and very important question. ठीक है? तो and I already sent you on WhatsApp, but before solving this question, we will discuss shortly adjusting entries first, right? Then we will discuss solve this question. तो आपको पता है कि भाई जब हम unadjusted trial balance, after preparing the unadjusted trial balance, then we have to prepare the pass the adjusting entry at month end, right? It is always made on at the month end whenever we are needed to prepare financial statements. It is compulsory first to prepare the adjusting entries, right? तो देखिए दी एडजस्टिंग एंट्री को डिस्कस कर रहे हैं शॉर्टली कि एडजस्टिंग एंट्रीज, आई होप कि ये शेयर भी हो रही होगी फाइल। द एडजस्टिंग entries make it possible to report on the balance sheet the appropriate proper assets, liabilities, owners equity at statement date. Similarly, adjusting entries also make it possible to report on the income statement the proper revenues and expense for the period. देखो this sentence is very important। पूरा पैराग्राफ जो है कि अगर एडजस्टिंग एंट्री हम पास नहीं करें तो हमारे एसिड्स भी रॉन्ग होंगे बहुत सारे। मैनी एसिड्स एंड इनकम स्टेटमेंट विल आल्सो बी रॉन्ग, राइट? तो एडजस्टिंग एंट्री यूजुअली मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, राइट? जो अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डे होगा, मंथ का जो लास्ट डे है, जैसे जनवरी है तो 31 जनवरी को हम पास करेंगे, फरवरी है तो से 28 फरवरी को हम पास करेंगे, दिसंबर और ईयर एंड होगा तो दिसंबर 31 को। ड्यूरिंग द मंथ हम जनरल एंट्री पास करते रहेंगे। एडजस्टिंग एंट्री आप ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये हम सम एक्सपेंसेस, सम ट्रांजेक्शंस और जो इम्पैक्ट है वो हम एट द मंथ एंड उसको लेते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज है, कंपनी नॉर्मली पे कर रही होती मंथ एंड पे, हम डेली सैलरी तो नहीं बनाते ना, एक्सेप्ट डेली वेजेस के। तो इसी तरह डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, जैसे प्रीपेड रेंट वगैरह को एडजस्ट करना होता है, कितना एक्सपेंस हो गया उसमें, तो 10 एडजस्ट। तो इसलिए एडजस्टिंग एंट्री को हम आगे चलें कि दो तरह की एडजस्टिंग एंट्री होती है, कि डेफरेंस और एक अक्रूवल्स। ये सब पढ़ा चुके हैं हम आपको, राइट? डेफरेंस एंड अक्रूवल्स। डेफरेंस का मतलब है कि प्री पेमेंट, पेड इन एडवांस या रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हम पे करें एडवांस में, कोई एक्सपेंस हम एडवांस में पे करते हैं तो वो प्री पेड के तौर पर रिकॉर्ड होता है। मंथ एंड पे उसको एडजस्ट करते हैं कि कितना एक्सपेंस हो गया इसमें से। इसी तरह प्री
एडवांस में हम कोई पैसा रेवेन्यू कस्टमर से रिसीव कर लें तो हम उसको रेवेन्यू नहीं रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता है उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू या एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटी के तौर पर, राइट। ये काम हो रहा था जनरल एंट्री, लेकिन मंथ एंड में इसको फिर एडजस्ट करते हैं, ठीक है। डेफरेंस को भी और अक्रूवल से है कि आपकी अभी कोई एंट्री नहीं हुई है जनरल एंट्री में भी, अक्रूवल का मतलब सैलरीज इनकर्ड नॉट रिकॉर्डेड, राइट, रेवेन्यूज अर्न नॉट रिकॉर्डेड, ये है अक्रूवल्स, ठीक है। तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं एट मंथ एंड, ठीक है। तो डिफरेंस का आपको बताया था कि ये दो तरह के होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, देखो जो जिसने एडजस्टिंग एंट्री नहीं समझी तो समझो उसने अकाउंटिंग नहीं समझी, राइट। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और इसमें से ज़रूर आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी आएंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ यू हैव ए कॉन्सेप्ट विद पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द एनी aspect of accounting, right, जैसे एडजस्टिंग एंट्री है, तो यू कैन अटेम्प्ट एमसीक्यूज, राइट। एमसीक्यूज जो है वो समझो आपके नॉलेज का जो है निचोड़ है, राइट। पूरा निचोड़ होगा, मतलब उसमें आपको सारा नॉलेज हुआ है तो फिर आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली, राइट। तो डेफरेंस में आपको बताया था कि पेड इन एडवांस या रिसीव इन एडवांस, पेड इन एडवांस एक्सपेंस, पेड इन एडवांस, ये मंथ एंड में हुआ, ड्यूरिंग द मंथ हुआ ये, ठीक है। मंथ एंड में अब इसको एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्टिंग इनटू, जैसे प्री पेड रेंट है, ड्यूरिंग द मंथ वी पेड इन एडवांस रेंट एक्सपेंस, ठीक है। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया प्री पेड रेंट, राइट। अब लेकिन जब हम मंथ एंड होगा तो हम देखेंगे उसमें से हमने सपोज 45,000 हमने रेंट पे कर दिया एडवांस में 1 जनवरी को, राइट। 45,000, जिसका मतलब पर मंथ हो गया 15,000, 15,000, ठीक है। एट मंथ एंड हम जब रिकॉर्ड किया 1 जनवरी को तो हमने कहा प्री पेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट और कैश क्रेडिट, ठीक है। अब मंथ एंड हो गया तो एक महीने का एक्सपेंस एक्सपायर हो गया प्रीपेड से, तो 15,000, इसका मतलब रेंट एक्सपेंस 15,000, प्रीपेड रेंट 15,000, ठीक है। और इसी तरह अनअर्न्ड रेवेन्यू है, देखो ये देखो प्रीपेड एक्सपेंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैश पेड इन एडवांस and recorded in assets before they are used or consumed in journal entry during the month, ठीक है। prior to adjustment at period end assets are overstated, ठीक है। examples of prepaid expense in include supplies prepaid, insurance prepaid, rent, ये सब चीज़ें हो सकते हैं। फिक्स एसेट्स, एडजस्टिंग इन केस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगी, डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, जैसे प्रीपेड रेंट था तो प्रीपेड हमने कहा रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट एंड सो ऑन। और सेकंड है अनअर्न्ड, राइट। कितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड किए हैं कि कैश रिसीव्ड इन एडवांस, तो हमने डेबिट कर दिया जनरल एंट्री में कैश डेबिट और अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट, राइट। या कोई मर्चेंडाइजिंग कंपनी होगी तो हम कहेंगे कैश डेबिट एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स क्रेडिट, मंथ एंड में इसको एडजस्ट करना है अनअर्न्ड रेवेन्यू को इस तरीके से कि हमने उसको अनअर्न्ड को डेबिट करके और रेवेन्यू अर्न को क्रेडिट कर देंगे, या एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स को डेबिट करके और सेल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे हो। और अक्रूवल्स में ये होता है कि आपकी कोई जर्नल एंट्री में भी एंट्री नहीं आई है, डे टू डे भी नहीं आई है। देखो रेवेन्यूज अर्न आर एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड, रिमेंबर in accruals no cash is received or paid in past yet through the journal entries, ये दो में डिवाइड हो रहा है, अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड अक्रूड रेवेन्यू, अक्रूड यानी कि अक्रू का मतलब ये चीज़ अकर्ड हो गई है, रेवेन्यू को कहेंगे अर्न, रेवेन्यू अर्न नॉट रिकॉर्डेड, अक्रूड एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड नॉट रिकॉर्डेड नॉट पेड, राइट, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें अक्रूड रेवेन्यू में हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल को, क्रेडिट करेंगे रेवेन्यू अर्न को अक्रूड रेवेन्यू के अंदर। और अक्रूड एक्सपेंस में
एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, राइट, जो पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा, जैसे सैलरीज है, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेएबल क्रेडिट, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट, इनकम टैक्स पेएबल क्रेडिट, राइट, ये अक्रूड एक्सपेंस के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम, और उसके बाद हम जब ये जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग एंट्री हम मंथ एंड में पास कर देते हैं, तो फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसी को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट कर देंगे, राइट, उसकी फिगर्स को, ठीक है। इसका आसान तरीका है कि आप जब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो एडजस्टेड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की सारी पर्टिकुलर्स लिख दो, और जिसमें चेंज नहीं आया वो भी आइटम्स लिख दो, बाकी में जिसमें चेंज आ रहा है उसमें प्लस माइनस करते जाओ। तो लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट दियर बैलेंसेस फ्रॉम द जनरल लेजर आफ्टर द ऑल एडजस्टिंग एंट्रीज हैव बीन posted at the end of accounting period. Primary purpose of this adjusted trial balance twofold है, देखो, check the accuracy of journal ledger after the adjusting entry has been posted. सेकेंड, इससे इसी स्टेटमेंट से अब हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट ऑफ ओनर सिक्योरिटी, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसी से बनेगी, किससे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। तो अब आप क्वेश्चन को मैं ले जाता हूँ आपको फिर, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ा भी चुके हैं पहले। कम टू द क्वेश्चन, आपको शेयर भी कर रहे हैं क्वेश्चन, देखिए, हाँ, ये क्वेश्चन शेयर हो रहा है, जी हो रहा है सर। हो रहा है ना, देखिए, शेयर हो रहा है ना, जी जी हो रहा है। देखिए, हाँ, अब से गौर से देखें, यही सवाल मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया हुआ है, ठीक है, जब अभी सॉल्व करेंगे तो फिर व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, ग्रुप में भेजा हुआ है, और सियाज को भी भेजा हुआ है, देखिए, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ऑन दिसंबर, ये हमने मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का क्वेश्चन लिया है, देखिए, ऑन दिसंबर 31, 2020, ट्रायल बैलेंस ऑफ द ईस्टर्न डिपार्टमेंटल स्टोर गुलशन इकबाल कराची फॉलोस, ये देखिए ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस, ये समझो, ये ट्रायल बैलेंस आपकी एडजस्टमेंट आ रहे हैं ना, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अगर लिखा भी नहीं जाए तो वो अंडरस्टूड है, ठीक है, दिस इज अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ठीक है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ये, राइट। अब क्योंकि एडजस्टमेंट आ रहे हैं, ये सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, देखें, और आपको याद है कि मैंने जो ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे तो एसिड्स आइटम्स को पहले लिखा जाता है, ठीक है, फिर लाइबिलिटीज, उसके बाद हम लेते हैं रेवेन्यू, यानी कि डिविडेंड वगैरह, फिर हम रेवेन्यू लेंगे जैसे सेल वगैरह, और फिर एक्सपेंसेस को लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये एडजस्टमेंट है, अदर डेटा, bearing in mind that the adjusting entries have already been passed up for first 11 month, देखो, ये दिस इज फॉर दिसंबर 31, इसका मतलब ये 12वां महीना कह रहा है, 11वां महीने तक तो पास हो चुकी है, नॉट बट नॉट फॉर दिसंबर, ठीक है। तो ये देखिए, ये एडजस्टमेंट एंट्री दी हुई है 1 to E तक है, बट ये तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ABCDE, ये सब तो एडजस्टिंग एंट्री है। फर्स्ट, इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर कह रहा है, इज कैलकुलेटेड 1,10,000, देखिए, इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटायर ईयर, तो याद रखो, इनकम टैक्स एक्सपेंस ऐसे ही चार्ज किया जाता है कि हर महीने हम एक प्रोविजन की फिगर इनपुट करते रहते हैं लेजर में, ठीक है। जब ईयर एंड हो जाता है तो ईयर एंड पे जब पूरा साल का जो के बेस के ऊपर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं पूरा प्रॉफिट निकालने के बाद, ठीक है। तो अब ये एस्टिमेट किया इसने कि भाई पूरे साल का है 1,10,000, ठीक है। हम फौरन, ऐसी केस में जब इनकम टैक्स का ऐसा दिया होगा एडजस्टमेंट, हम फौरन ट्रायल बैलेंस को देखेंगे,
कह रहा पूरे साल का जो है देखो 1,10,000, ठीक है। हम ट्रायल बैलेंस में देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस आ रहा है 72,000 है, देखो 72,000 एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमारा जो एक्सपेंस आ रहा है वो 72,000 है, ठीक है। तो अब हमने पता है कि हमें अब डेफिशिएंसी कितनी रह गई, देखिए हमने फौरन थर्टी देखा एट थर्टी है। एट थाउजेंड से सर और बुक करेंगे। क्या कह रहे हो? 38,000 सर मजीद बुक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, पेबल बिल्कुल है। करेंगे। और ये दूसरे स्टूडेंट भी बोले समझे, ठीक है। हमने देखो 72 है, फौरन इसका डिफरेंस लोगे, ठीक है। आपने डिफरेंस यकीनन लिया होगा 110 से, इसका डिफरेंस लिया, फिर 72 का तो 30 है, कितना आ गया? तो 110, 110 पूरे साल का है, और इसमें ऑलरेडी 72 है, तो 38 बिल्कुल सही है 38 की डेफिशिएंसी अभी मौजूद है। तो क्या एंट्री होनी चाहिए भाई, आप ही बताओ। इनकम टैक्स सर एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और इनकम टैक्स पेबल को क्रेडिट कर देंगे जी थर्टी जी, एट थाउजेंड से। इनकम टैक्स पेबल को याद रखो, हम कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लायबिलिटी क्रिएट होगी, और इनकम टैक्स एक्सपेंस है तो इनकम टैक्स पेबल है, ये एंट्री हो गई इसकी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने किया, अ, ये देखिए इसको मैं शेयर कर रहा हूँ, देखो जैसा इन्होंने बताया, देखो फाइल शेयर हो रही है ना। ठीक है, देखो इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड द रिमेनिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर ऑफ द ईयर, या फॉर द ईयर। क्लियर हो गया? फाइल शेयर हो रही है? जी हो रही है। देखिए सेकंड पे आ जाए, है। अब आप सेकंड पे आ जाओ, फिर इसको मैं अब इस दफा शेयर कर रहा हूँ, फिर आप व्हाट्सएप पे देखना है। देखिए सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, देखो सेकंड एडजस्टमेंट क्या लिखा हुआ है, बी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज अक्रूड फॉर रुपीज 25,000 ऑन December 31st 2020, कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज आर अक्रूड है, यानी कि ये ड्यू हो गई और 25,000 की, ठीक है। अब इसको रिकॉर्ड करना है, क्या एंट्री आएगी भाई, बताइए। सर ये स्टाफ सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे 25,000 से, और सैलरीज पेएबल को क्रेडिट कर देंगे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी थाउजेंड फाइव से। थाउजेंड ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री आ गई, ठीक है। क्या कि हमने है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज एक्सपेंस की का भी वर्ड यूज कर लो तो अच्छा है, ठीक है। कि हमने देखो इसको डेबिट किया, ठीक है, 25,000 से, और सैलरीज पेबल क्रेडिट कर दिया, ठीक है। देखो अकाउंट भी ओपन है उसमें, है, ये एंट्री हो गई, और इसको एक नरेशन शॉर्ट सी दे दी, ठीक है। तो अब आ जाओ आप, टू रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज अप्रूव्ड एट मंथ एंड। अब कम टू द नेक्स्ट, अब व्हाट्सएप ले लो, आप व्हाट्सएप में देखो क्वेश्चन को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। कह रहा डेप्रिसिएशन, यहाँ रेट आपको दिया हुआ है, देखो याद रखो, आपको मैंने डेप्रिसिएशन का शेड्यूल वगैरह सब समझाए हुए, लेकिन अब यहाँ पर देखो ऑलरेडी हमें पता है कि रेट कैसे निकलता है, डिवाइड करके है लाइफ को, लेकिन जब रेट दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है 12%, ठीक है। तो हम, और स्ट्रेट लाइन मेथड में यही डेप्रिसिएशन हम ऐसे ही निकालते हैं, कॉस्ट माइनस है, माइनस साल्वेज वैल्यू इफ एनी, साल्वेज वैल्यू तो यहाँ है नहीं, अब हम कॉस्ट का 12% ले लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट 12%, फर्स्ट 11 मंथ्स और डेप्रिसिएशन हैज ऑलरेडी बीन चार्ज, और ये भी बता दिया उसने, पहले 11 महीने का डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर चुके हैं, ठीक है। एक महीने का कैसे निकलेगा, देखो कि यानी कि 12 महीने, ये इसने 11 महीने यही किया कि डेप्रिसिएशन निकाल के 12 से डिवाइड कर दिया होगा, तो
अब क्या है, देखो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की, देखिए यहाँ पर होगी, आप क्या करोगे, पहले डेप्रिसिएशन निकालोगे, है, आपने पता है कि इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज, क्योंकि एक ही आइटम है, जो फिक्स एसेट्स है ना, यहाँ पर एक ही आइटम है, तो देने की जरूरत नहीं थी कि इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ही है, ओनली इक्विपमेंट है, फिक्स एसेट्स, ठीक है। अगर होता यहाँ पर कंप्यूटर भी बिल्डिंग में, तो फिर तो देना जरूरी था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग ऑन इक्विपमेंट, तो एक ही आइटम है इक्विपमेंट का, और उसकी कॉस्ट देखो 5 लैक्स, 5 लैक्स, 5 लैक्स का क्या लेंगे, 12%, राइट, 12% ये लिया, तो आपके पास आ गया 60,000, 60,000, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, 60,000 आया, ये तो साल का आया, और 11 महीने का तो चार्ज कर चुके, बताओ क्या अमाउंट आएगा फिर, 5,000 सर जो रिमेनिंग। 5,000 है, तो इसको डिवाइड करोगे 12 से तो 5,000 आएगा। अब देखोगे जब उसमें जो ऑलरेडी है ना अमाउंट डेप्रिसिएशन का, देखो ट्रायल बैलेंस में देखो 55, जब 5,000 जमा होगा वही 60 बन जाएगा, ठीक है। अब 5,000 की एंट्री करेंगे ना, डिवाइड कर देंगे, 12% लिया, साल का निकलेगा वो, उसको 12 से डिवाइड किया, 1 महीना, क्योंकि 11 महीने पहले ही चार्ज हो चुका, अब ये मिला के वही 12 महीने का पूरा हो जाएगा, तो देखो 5,000 आ गया यहाँ पर, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट 5,000, तो ये आपकी लिख दिया, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ इक्विपमेंट फॉर द मंथ, ठीक है। 1 महीने का डेप्रिसिएशन इस तरह चार्ज किया, और फिर हमारा उसी में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 12 मंथ्स का, वही अब इसको मिला के वही 60,000 बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गई बात ये, बोलो। अब देखिए आगे नेक्स्ट पे आइए, डी पे, रेंट वाज पेड इन एडवांस ऑन October 1st, देखो पूरी सेंटेंस को समझो, रेंट पे किया गया था एडवांस में अक्टूबर, आज है 31 दिसंबर है 2020, 1,20,000 फॉर 4 मंथ, 4 मंथ्स का रेंट पे किया था अक्टूबर में, 4 महीने का, ठीक है, तो 4 महीने का रेंट पे किया था, इसका मतलब एडजस्टिंग एंट्री अक्टूबर की भी हो गई, नवंबर की भी हो गई ठीक है। अब हमें दिसंबर की पास करनी है, तो कितना अमाउंट आएगा दिसंबर में, क्या करोगे, 35,000 सर आएगा ये। 1,40,000 को 4 पे डिवाइड करेंगे और जी जी एक बिल्कुल महीने ठीक का है, 35,000 निकला है। कितना आया, 1,40,000 को, तो आपने 1,20,000 है ना, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 इसने पे किया था ना, राइट, इसको 4 से डिवाइड किया तो आया 30,000, तो 30,000 की एंट्री आएगी ना, ठीक है, 30,000 रेंट एक्सपेंस और प्रीपेड रेंट 30,000 है, इसीलिए देखो प्रीपेड रेंट में 60,000 आ रहा है, क्यों, तो 2 महीने का तो ऑलरेडी चार्ज हो गया, तो आपका ये इसलिए 60 हो गया था, अब ये और चार्ज किया 1 महीने का और ये आपका इस तरीके से ये चार्ज हो गया 30,000, क्लियर, क्लियर हो गई बात, समझ गए सब, यस सर। यस सर। ओके। ई देखो, कंपनी डिक्लेयर्ड एडिशनल कैश डिविडेंड है, एडिशनल कैश डिविडेंड आ रहा है, क्योंकि डिविडेंड पहले भी पे किया हुआ है और पे कर रही कंपनी, कई दफा पे कर सकती है, इंटरिम डिविडेंड बाद में भी पे कर, 50,000 का डिविडेंड पे किया, तो जाहिर है डिविडेंड क्या एंट्री हो गई फिर इसकी, भाई डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री हो गई, राइट। अब देखो एडजस्टमेंट जब सारे हो गए हैं, अब बाकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का कोई एडजस्टमेंट नहीं आता, ये तो हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें एडजस्ट कर देंगे इसको, ठीक है, ई तक एंट्री हो गई। अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, देखिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने का बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपसे पूछा गया है तो यू विल डू दिस, कैसे,
कि आप पूरी ट्रायल बैलेंस को, जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है ना, उसके बैलेंसेस को लिख लो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए, है। यानी कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको, ये जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब कि ये जो 5 एंट्री हुई है ना, इनको इसमें इनकॉर्पोरेट करना है, राइट। इनकी फिगर को प्लस हो रही होगी, कहीं माइनस हो रही होगी, राइट, और हमारी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट एंट्री हमने हमें देखा है, देखो कि जहां जहां फर्स्ट एंट्री देखें, इनकम टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट है। इसका मतलब जो इनकम टैक्स पहले से मौजूद है फाइल उसमें। शेयर नहीं हो रही सर, अच्छा, फाइल नहीं शेयर हो रही। एक सेकेंड, अब शेयर हो रही है। जी सर, थैंक यू। देखिए, आपने ये एडजस्टिंग एंट्री पास की हुई है, ठीक है, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखो, हमारे जो जो ट्रायल बैलेंस है ना, उसमें इनकम टैक्स जो आ रहा है, देखो कैसे बनाओगे, है। पहले तो सारी डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया, फिर देखा कि पहली एंट्री जो आ रही है ना, इनकम टैक्स एक्सपेंस की 38,000, इसका मतलब इनकम टैक्स में ये प्लस हो रहा है जो पहले से मौजूद था, और इनकम टैक्स लायबिलिटी में ये आपका प्लस हो जाएगा, क्रेडिट। इनकम टैक्स लायबिलिटी इनकम टैक्स पेबल क्रेडिट में होगा ना, फिर क्रेडिट हो रहा, तो पहले से मौजूद है, देखो इनकम टैक्स पहले से मौजूद है, इनकम टैक्स एक्सपेंस आपका कितना, व्हाट्सएप पे देखो, जल्दी करो, 72,000, 72,000 है। 72,000 में आपने क्या किया, 38,000 प्लस कर दिया, 38,000, ठीक है, तो आपके पास आ गया 110, ठीक है, 110। और ये देखो, फिर हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की आपने कॉपी की हुई है डिस्क्रिप्शन की, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस में हमने क्या किया, 110 लिख दिया, इनकम टैक्स एक्सपेंस में, एक्सपेंस, ठीक है, इनकम टैक्स एक्सपेंस में 110, देखो 110 आ रहा होगा, समझ गए मेरी बात, 110, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इनकम टैक्स पेबल, और इनकम टैक्स पेबल की लायबिलिटी देखी फॉरन, लायबिलिटी इनकम टैक्स की कितनी है, पहले से मौजूद है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी है, देखिए, इनकम टैक्स पेबल 85, 85 में ये आपने जमा कर लिया, 85 में कितना, 85 में वही जो 38,000 है, 85 प्लस 38,000, ठीक है। और जो एडजस्टिंग एंट्री पास की है ना, 38 डेबिट और इनकम टैक्स पेबल, तो 38 को जमा किया तो आ गया 123, समझ गए, तो 123 इनकम टैक्स पेबल हो गया आपका 123, ये देखो 123, इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है, समझ गए तरीका मैंने जो बताया आपको। अब सेकंड है से, और बाकी एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, ये जिसमें ये पहला हमने समझो एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया, अब सेकंड एडजस्टमेंट पे गए, देखो सेकंड एडजस्टिंग एंट्री क्या हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस स्टाफ सैलरी 25,000 और सैलरीज पेबल 25,000, तो जो स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी है ना, फॉरन देखा वो कितनी है अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, देखो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरी है 170, देखो व्हाट्सएप पे देखो 170 और 25,000, ठीक है, इसमें 25,000 जमा किया तो 195 हो गया, है, 195 हो गया, समझो, ये हमने देखो 195 हो गया सेकंड वाले, तो आप देखो
आपकी स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरी पे गए और देखा 195, देखो 195, ठीक है। और अब क्रेडिट को सेट किया, किसी का क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रिएट आ रही है, सैलरीज पेएबल, ठीक है। सैलरीज पेएबल में आपके पास पहले से मौजूद है, देखो सैलरीज पेएबल में पहले से मौजूद है 42,000 40 42,000 42,000 और प्लस कितना हो जाएगा 25,000, है ना, प्लस हो गया ताकि ये एंट्री पूरी हो जाए। 67,000, ये देखो सैलरीज पेएबल 67,000 आना चाहिए, ये देखो 67,000 कैसे आ गया, समझ रहे हो ना, बिल्कुल ये भी हो गया। तो अब हमने हमने क्या किया, देखो ये दो एडजस्टिंग एंट्री हमारी ए और बी, ये हमने अपने याद दहानी के लिए समझो ऐसी आपने टिक कर दिया या कलर चेंज कर दिया हमने, ये हमने एडजस्ट कर दिया है। अब आ गए थर्ड एंट्री के ऊपर, ठीक है। थर्ड एंट्री पे आ गए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट 5,000 हो रहा है, जितना पहले से मौजूद है उसमें 5,000 जमा हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले से मौजूद है? देखो पहले डेबिट को सेट करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है 55,000 55 प्लस 5 है, 55 प्लस 5 60,000 60,000। तो ये देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60,000 हो गया, तो ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 60,000, ठीक है। 60,000 है, देखो 60,000, राइट, इट कम 60,000, राइट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, अस्सलामुअलैकुम, बस खैरियत है मरियम, ठीक ठाक हो, सब खैरियत। एक सेकेंड, मैं मरियम अम्मी से बात कराता हूँ, मैं अभी क्लास में हूँ तो मैं दे रहा हूँ अम्मी को, एक मिनट होल्ड करना, जस्ट ए मिनट स्टूडेंट। और हाँ यार सॉरी, देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, देखो 5,000 इसमें प्लस हो गया ना, और एक्यूमुलेटेड उसकी सेकेंड एंट्री है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ रहा है कितना 125, उसमें 5,000 जमा हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट, 5,000 जमा हो गया, तो 125 प्लस 5 30,000, तो ये भी एंट्री हो गई, तो ये थर्ड एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ गए, ये क्लियर हो गई बात, सही है, क्लियर हो गया, जी जी सर क्लियर है। ठीक है। फोर्थ पे आ गए, देखो किस किस तरह, देखो टेक्निक आपको बता रहे हैं, जिसमें चेंजेस आ रहे हैं ना उनको ले लिया, बाकी जो जब ये सारी पोस्टिंग जो हमने एडजस्टिंग की इनको ले लेंगे, तो बाकी इसका मतलब बाकी में तो चेंज आए ही नहीं, वही कॉपी, ट्रायल बैलेंस की जो फिगर है वो एज इट इज लिख दी जाएगी, ठीक है। रेंट एक्सपेंस, देखो रेंट एक्सपेंस, अब देखो रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट है, रेंट एक्सपेंस हो रहा है 30,000 से डेबिट डी के अंदर है, और पहले से देखा क्या मौजूद है ट्रायल बैलेंस में फौरन, ठीक है। 30,000 ट्रायल 150,000 बैलेंस में कितना है 50,000, रेंट एक्सपेंस है 150 150 150 और प्लस 30, ठीक है, तो ये 180 हो हो गया गया। 180, तो इसका मतलब रेंट एक्सपेंस को हम 180 कर देंगे, उसी ऑर्डर में पड़ा हुआ है, 180 हो गया इसको, ठीक है। अगर आप 180 हो गया, ठीक है। आप प्रीपेड कम हो रहा है, देखो ये भी याद रखो, प्रीपेड में क्रेडिट हो रहा है, और प्रीपेड का तो डेबिट है ना बैलेंस, कितना है प्रीपेड रेंट 60,000, और ये क्रेडिट हो रहा है यानी कि माइनस हो रहा है, तो प्रीपेड में से माइनस हो जाएगा 30,000, तो ये 10,000 रह जाएगा, समझ गए, 30,000 रह जाएगा सर। 30,000 डेबिट में रह जाएगा, ठीक है। तो ये 30,000 कर दिया उसको, ठीक है। तो अब देखिए हमारी फोर्थ एंट्री भी हो गई, ठीक है, क्या नाम है, देखिए अब एडजस्टिंग एंट्री
फोर्थ भी कंप्लीट, अब लास्ट वन, ठीक है, लास्ट को देख लेते हैं क्या है, डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है, इसका मतलब जो डिविडेंड पहले से मौजूद है, 340, 40 में 50 जमा हो जाएगा ना, 40 में 50 जमा हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 90, 90 ठीक है, 90,000। डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड जो हो जाएगा वो हमारा 90, ठीक है, तो ये हो गया 90, राइट, 90 हो गया। अब डिविडेंड पेबल को क्रेडिट करना है, लेकिन डिविडेंड पेबल ये भी देखना है कि क्योंकि उस वक्त डिविडेंड पेबल में कोई अमाउंट नहीं आ रहा था, ट्रायल बैलेंस आप देखोगे ना, है ट्रायल बैलेंस, जो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था उसमें डिविडेंड पेबल नहीं आ रहा था, इसलिए अकाउंट भी नहीं उसमें शो किया हुआ था। अब डिविडेंड पेबल का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उसमें हम क्रेडिट कर दें, उस वक्त जीरो आ रहा था, शो नहीं हो रहा था इत्तेफाक से, तो ये डिविडेंड पेबल में हमने क्रेडिट कर दिया 50,000, ठीक है। अब देखिए बात समझ गए मेरी, ये बना लिया, इसका मतलब अब जो बाकी जो बचा ना उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज उतार दोगे, कॉपी कर दोगे आप। अब देखो ट्रायल बैलेंस में क्या है, कैश, कैश में तो कभी एडजस्टमेंट में चेंज आता ही नहीं है, कैश कितना आ रहा है, अब उस ट्रायल बैलेंस को देखो जो व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन भेजा हुआ है, जो चेंज आ रहे थे वो हमने ले लिया, उसको इनको ऑपरेट कर दिया, और ये एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो गई, सब पोस्ट कर दिया, ई भी कर दिया हमने, ठीक है, राइट, ई भी हो गई। तो अब देखें बाकी जो एफ है ना, वो मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग दे रहा है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं होगी, ये तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में फिगर सारी कॉपी कर दी, जो जो फिगर दी, देखो कैश 1494, इसमें कोई चेंज नहीं है, वो ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल 5 lakhs, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वो सेम, ठीक है, और इक्विपमेंट वो भी सेम, ठीक है, और उसके बाद आप आ गए अकाउंट्स पेएबल, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, वो एज इट इज कॉपी कर दिया जो ट्रायल बैलेंस की थी। कॉमन स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, रिटेन अर्निंग्स में भी अभी कोई चेंज नहीं है डिविडेंड चेंज हो गया तो वो ले लिया था पहले ही, सेल में कोई चेंज नहीं है, ये सारी कॉपी कर दी, सारे एक्सपेंस की। उसके बाद हम ये सब, ठीक है, और फिर टोटल करोगे, है फिर टोटल मैच भी करना चाहिए, तो देखो हमने इसको टोटल किया और यहाँ लिखा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एज ऑन दिसंबर 31, और ये बन गई आपकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस 380। टेक्निक समझ गए किस तरह बनाना है, अब क्लियर हो गया, यानी कि मैंने इतना आपको बता दिया कि यू कैन वर्क इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है, क्लियर हो गया सब, जी सर, थैंक यू। ठीक है। अब यू आर now enable to prepare income statement, retained earning statement, बैलेंस शीट, अब आप सब कुछ बना सकते हो इसी स्टेटमेंट से, एडजस्टेड, आपने एडजस्टमेंट सारे ले लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, ये मैं भेज भी दूंगा इसका सोल्यूशन भी, और ठीक है। अब हमने पार्ट बी पे आ गए, थर्ड पे, क्वेश्चन में लिखा ना एडजस्टेड 1 and 2 हो गया आपका कंप्लीट, 1 and 2, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, फिर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट, ये बना ली। अब रिटेन, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई जाएगी, है इस इनकम स्टेटमेंट का आपको क्या बताया था किस तरह बनाएंगे, हाउ यू विल प्रिपेयर दिस, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस, यही करेंगे ना, बोलो मिस्टर, जी सर, ऐसे ऐसे ही करेंगे। अब सब समझ रहे हो ना। अब हम इस ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे, ठीक है। सलमान हैदर आप बताइए इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, मिस्टर सलमान आवाज सुन रहे हैं मेरी, बोलो मिस्टर सलमान,
मिसबा, नौरीन, आप बताइए कैसे इनकम इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, बोले भाई, आवाज सुन रही है मेरी? कौन बता? हाँ, अब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो रेवेन्यूज को ले लेंगे और उसमें से एक्सपेंसेस पे देखो, ये है हमारी जो कंपनी है, ये मर्चेंडाइजिंग कंपनी है। हमें सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करना होगा, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाओगे ना। यहाँ तो ये सर्विस कंपनी नहीं है, ठीक है। तो हमने देखो यही ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, ठीक है। आपने क्या किया कि सबसे पहले देखिए, फाइल शेयर हो रही है? हो रही है सर। ठीक है, देखिए, आप भी नहीं बोल रहे कुछ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। देखो, इनकम ईस्टर्न डिपार्टमेंटल स्टोर इनकम स्टेटमेंट फॉर, देखिए सेल, सबसे पहले जाहिर है सेल लेंगे, ठीक है। सेल ले लिया, वही एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, ठीक है। सेल की फिगर आ रही है 2690 है, देखो ट्रायल बैलेंस में देखो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 2690, राइट, 2690 वो ले लिया। अब क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न्स की भी फिगर है ट्रायल बैलेंस में। सेल्स कुछ रिटर्न हो गई है तो पहले तो सेल को एडजस्ट करेंगे ना, लेस सेल्स रिटर्न्स है, लेस सेल्स रिटर्न्स, वो 25,000 है, और हमने कहा नेट सेल्स, ठीक है, तो हो गई नेट सेल्स, सही है। मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, अब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को फिगर को पिक कर रहे हैं। अब लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब एक चीज और नोट करो, है बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये कंपनी अगर परपीचुअल रिकॉर्ड मेंटेन किया होता ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर आपकी ट्रायल बैलेंस में ही आ रही होती। लेकिन यहाँ पर हमारे फिगर आ रही हैं, परचेजेस की फिगर है, परचेज रिटर्न्स की फिगर है। इसका मतलब हम पीरियोडिक सिस्टम इस कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर इस ट्रायल बैलेंस में फिगर होती, अब यहाँ पर इनपुट कर देते। तो अब हमें ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर कंप्यूट करनी है, ठीक है। तो आपने लिया ओपनिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होगा वो ओपनिंग होगा, ओपनिंग स्टॉक। एड परचेजेस, जो परचेज किया है वो फिगर उठाई, कितनी है 450, ठीक है। देखो 450 है, परचेज की फिगर है ट्रायल बैलेंस में आपकी 450, एडजस्टेड में भी वही फिगर है, ठीक है। अब चूंकि फ्रेट इन आ रहा है, इसमें ऐड होगा, परचेजेस में ऐड होगा ना, फ्रेट इन परचेज में कोई ऐड, तो हमने ग्रॉस परचेज, ठीक है, ग्रॉस परचेज। क्यों, ओपनिंग स्टॉक लिया है, इसका फॉर्मेट यही है ना, अगर परपीचुअल है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, परचेज ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि फ्रेट इन है, पहले फ्रेट इन को ऐड करेंगे, ग्रॉस परचेज, फिर परचेज रिटर्न्स भी है, ठीक है। परचेज रिटर्न्स को माइनस करोगे क्वेश्चन में, तो ये आपके पास आ जाएगी नेट परचेज, ठीक है। और ये नेट परचेज को हमने क्या किया कि आपने उसको दिया इसको, तो हमने कहा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री जो एडजस्टमेंट में दी हुई है, ये माइनस करेंगे, ये हमारी बिकी नहीं, तो ये हमने माइनस कर दिया। एक्सक्यूज मी सर। इन्वेंट्री सर अगर और यहाँ पे परचेज मर्चेंडाइज डिस्काउंट भी इन्वेंट्री, होता फिर? तो ये आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर परचेज परचेज डिस्काउंट अगर डिस्काउंट होता? होता तो वो भी माइनस करते, हाँ, वो भी हम माइनस करते।
ठीक है, वो भी क्या किस तरह करते हैं, देखो लेस परचेज रिटर्न अलाउंसेस, फिर एक कॉलम और क्रिएट करते हैं यहाँ पर, उस फिर नीचे लिखते हैं परचेज डिस्काउंट, उनका टोटल फिर इसके नीचे ले जाते हैं ग्रॉस परचेज के नीचे, समझ गए, तो फिर ये नेट परचेज ठीक हो आई गया। समझ। एक कॉलम और जी यहाँ पर जी जी। होता कि परचेज रिटर्न को हम यहाँ लिखते हैं एक कॉलम में, फिर उसके डिस्काउंट भी लिखते हैं, इन दोनों का टोटल फिर हम ग्रॉस परचेज के नीचे ले जाके माइनस कर देते, ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। अब ये क्लोजिंग हमारी एडजस्टमेंट में दी होगी, ये माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई। अब सेल में नेट सेल में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्या, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। सही है, यहां तक बताओ क्लियर हो गया। जी ओके हो गया सर। है सबको हो गया, ओके हो गया भाई, बोलो यहाँ पर Yes, sir. क्लियर टू ऑल, ठीक है, तो चलो आगे गए, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेना है हमें, ठीक है, हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये हेडिंग दिया आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। अब सारे एक्सपेंसेस माइनस करने एक साथ सिवाय इनकम टैक्स की, याद रखो, है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिगर उठानी है, ये भी याद रखो, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस वन बाई वन लो और उसको लेकिन इनकम टैक्स को छोड़ दो अभी, ठीक है, तो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखा कि फ्रेट, देखिए फ्रेट आउट, ठीक है 28,000, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज 195, सेल्स स्टाफ सैलरीज देखो इसमें मेंशन है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, ठीक है 40 140, रेंट एक्सपेंस 180, सेल्समैन कमीशन 20, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट सबको लेके और इनका टोटल किया, ठीक है, तो टोटल आ गया इस सारा मिला के आपके पास 623, ठीक है, ये माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट से, तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है। ये देखो एक चीज और नोट करो कि ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भाई फिगर, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए ना, लेकिन इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बाद कोई और एक्सपेंस नहीं आ रहा है, जैसे फाइनेंशियल चार्जेस अदर एक्सपेंसेस, तो इसी को ही हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, कोई अब एक्सपेंस चार्ज हो ही नहीं रहा, ठीक है, अगर यहाँ पर फाइनेंशियल चार्जेस भी आ रहा होता तो हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको कहते हैं, फिर फाइनेंशियल चार्जेस माइनस करने के बाद फिर कहते हैं हम प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है। अब इनकम टैक्स माइनस किया, फिगर देखिए ट्रायल बैलेंस में 110 है और आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये जो मैंने जुमला अभी आपको समझाया कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमने इसको कह दिया प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, क्यों, बिकॉज now there is no other expense, no other expense is coming except income tax, इसलिए यही हमारा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स भी हुआ, ठीक है, तो ये डोमिनेट ज्यादा हैवी फिगर है प्रॉफिट जो लास्ट वाली, तो ये माइनस किया तो ये आपके पास प्रॉफिट आया नेट, यहाँ तक आप बताओ इनकम इनकम स्टेटमेंट अब क्लियर हो गई है, जी सर। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट हम जब बनाते हैं तो यहाँ अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूँ और कि प्रिपेयरिंग एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद हम देखो ये देखिए न्यू शेयर भी कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए आगे चलने से पहले, ये देखिए ये देखो फाइल शेयर हो रही है प्रिपेयरिंग एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जी सर। ठीक है, इसके बाद हमने कहा देखो ये प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस द कंपनी कैन नाउ prepare the income statement, retained earnings statement, statement of stockholders, balance sheet, cash flow statement. Income statement is prepared first because it determines the amount of net income which is to be reported in the statement retained. यही फिगर हमारी रिटेन अर्निंग्स में जाएगी, तो फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट और फिर उसके बाद हम बनाते हैं स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी है प्रिपेयर
उसके बाद थर्डली बनाते हैं, ठीक है। इसी में हमारी जब रिटेन अर्निंग्स, फिर स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, सवाल में स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी पूछी नहीं है, बहरहाल ये बनाते हैं। और फिर हम क्या नाम है आपकी देखो स्टेटमेंट स्टॉक होल्डर इक्विटी इज प्रिपेयर्ड थर्डली बिकॉज इट डिटरमिन द इक्विटी ऑनवर्ड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये पार्ट सारे हो जाएंगे, फिर क्लोजिंग एंट्री आपको फिर मैं समझाऊंगा। तो ये देखो यही चीज़ हमने अभी बनाई है। तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट रेडी हो गई। अब हम रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाएंगे। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट पूछिए क्वेश्चन के अंदर नंबर 4 देखिए। जब रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाओगे तो आप क्या करोगे, देखिए फाइल शेयर हो रही है रिटेन अर्निंग्स की, जी सर। ठीक है। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट जब बनेगी तो हमने कहा रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट, यहाँ लिखा रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट के बाद तो ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस से दिया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में या अनएडजस्टेड में वही फिगर आ रही है, ठीक है। इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, ऐड नेट प्रॉफिट। ये देखो ये जो नेट प्रॉफिट अभी निकाला है ना, ये ऐड कर दिया 1490, इसमें ऐड हो गया 1490। तो सब टोटल क्यों कहा, क्योंकि डिविडेंड अभी माइनस करना। अगर डिविडेंड होता नहीं, जीरो होता, तो हम इसी को कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन डिविडेंड है, इसको कहा सब टोटल लेस डिविडेंड। तो वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 90,000 ये माइनस किया, तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग बैलेंस है। टोटल नहीं लिखोगे इसको, रिटेन अर्निंग्स क्लोजिंग बैलेंस यानी कि 31 दिसंबर 2020, और ये फिगर जाएगी बैलेंस शीट में। याद रखो बैलेंस शीट में जो ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जो फिगर आ रही है ना, रिटेन अर्निंग्स की फिगर एक्सेप्ट, वो नहीं ले जाएंगे। ये जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में फिगर आ रही है वो फिगर हम लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट का जो नेट वो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये हमारी रिटेन अर्निंग जाएगी बैलेंस शीट में 1770, नॉट 370। ये जो रिटेन अर्निंग्स आई, तो अब बैलेंस शीट पे आ जाओ। देखो बैलेंस शीट आइटम हम क्या करेंगे कि बैलेंस शीट में एसिड्स और लाइबिलिटीज को शो करना है, एसिड्स लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी, राइट। तो आप याद रखो कि बैलेंस शीट हम वर्टिकली भी बना सकते हैं या टी फॉर्म में, कि एसिड्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड लाइबिलिटीज एंड इक्विटी ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। यू भी बन सकती है और वर्टिकली भी बन सकती है। आप एग्जाम में वर्टिकली बनाओगे ज्यादा आसान रहेगी, ठीक है। तो देखो एसिड्स ऑन द टॉप, वर्टिकली का मतलब एसिड्स ऑन द टॉप, देन उसके बाद लाइबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी ले लेंगे, ठीक है। तो देखो अब ट्रायल बैलेंस पे आप फिर पहुंच गए, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट बना रहे। क्या क्या करोगे, ऊपर देखो लिखा ईस्टर्न डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है। और बैलेंस शीट, इसको फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, एज ऑन। यहाँ पर देखो फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखेंगे, याद रखो है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे, एज ऑन या एज एट दिसंबर 30, लास्ट डे ऑफ द ईयर है। अगर मंथ की बन रही है तो मंथ की ले लेंगे, जैसे नवंबर का बना रहे होते तो हम लिखते हैं एज ऑन नवंबर 31, 30th। अब देखो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से एक एक फिगर पिक करेंगे, सिवाय ये देखो कैश, देखिए कितना है भाई एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, मिस्टर आप बताइए क्या है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। अभी कैश की फिगर तो चेंज हुई नहीं ना। देखो 1494, देखो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में क्या फिगर है, ये देखिए हो रही है ना शेयर 1494, सही है। ये देखो बैलेंस शीट में ले गए 1494, ठीक है, क्लियर। सेकंड है अकाउंट्स रिसीवेबल, देखो अकाउंट रिसीवेबल, देखो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कितना है, कितना है भाई बोलो, शो हो रही है ना, 5 लाख है।
5 लैक्स, वही 5 लैक्स देखो बैलेंस शीट में आ गई 5 लैक्स। एक एक फिगर पिक करते जा रहे हैं। क्या शो करेंगे मर्चेंडाइज बैलेंस शीट में। अब क्लोजिंग समझो ट्रायल बैलेंस की फिगर तो कंज्यूम हो गई। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है ना बैलेंस शीट में वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, याद रखो क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। ओपनिंग तो गया, वो तो कंज्यूम हो गया समझो। अब क्लोजिंग स्टॉक जो बैलेंस शीट हमारे पास एडजस्टमेंट में आ रहा था ना 56,000, वो फिगर ली जाएगी 56,000। ठीक है, 56,000 ट्रायल बैलेंस की फिगर नहीं लेंगे। अब प्री पेड रेंट ये भी ट्रायल बैलेंस से आएगा 30,000 है देखो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 30,000। और इक्विपमेंट 5 लैक्स, ये भी हमारा वही बैलेंस शीट इक्विपमेंट 5 लैक्स, क्योंकि इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है इसलिए यहाँ लिखा अभी हमने। ठीक है, और इस फिगर को हमने माइनस कर दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है कितना 130 है 130। ये इसमें से माइनस करेंगे बुक वैल्यू निकालने के लिए। 130 इसमें से माइनस किया तो आपके पास आ गया 370। ठीक है, तो इस तरह ये सारे एसिड्स का टोटल लिख दिया यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक 1494 से लेके 370 तक। और फिक्स एसिड्स को इस तरह लिखोगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। बोलो जी सर क्लियर। ये चलो अब यहाँ पर आप डबल लाइन भी दे दोगे है तरीका जो है दे दिया। ठीक है, अब आ जाओ देखो हेडिंग दिया लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी। लायबिलिटीज सारी लायबिलिटीज 1 बाई 1 ले लिया। यहाँ हेडिंग दिया, दो हेडिंग हो गई ना देखो लायबिलिटीज पहले हेडिंग लिख लायबिलिटीज ले रहे हैं तो लायबिलिटीज की हेडिंग दिया और लायबिलिटीज सारी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिगर पिक कर लिया। अकाउंट्स पेबल इनकम टैक्स पेबल, ये देखो अकाउंट्स देखें अकाउंट्स पेबल इनकम टैक्स पेबल सैलरीज पेबल डिविडेंड पेबल, यहाँ तक लाइबिलिटीज है ना ये पिक किया। तो ये सारे बैलेंसेस हमने यहाँ लिख दिया ट्रायल बैलेंस से लेके। देखिए और इसका टोटल कर दिया लाइबिलिटी का तो 315 आया। अब स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी का मतलब कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है। तो कैपिटल स्टॉक है आपका 365 और रिटेन अर्निंग्स कहाँ से ली, और रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट से। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट से वो फिगर है देखो 13770 11770 000 1770 और 000 और टोटल स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी। और फिर इसका टोटल किया इसका लाइबिलिटीज और स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी का। तो आपने देखा 2450, ये देखो 2450 मैच भी कर गया। समझ गए, क्लियर हो गया। सर एक ये चीज और नोट करो। हाँ बोलो। सर ये रिटेंशन मनी क्या होती है, ये भी बाज़ बैलेंस शीट्स के अंदर देखा गया रिटेंशन मनी। मनी तो नहीं लिखा, रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा। ये पूछ रहे हो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है। नहीं सर रिटेंशन रिटेंशन मनी होती है ना एक रिटेंशन। रिटेंशन मनी कहाँ आ रहा है इसके अंदर। नहीं सर एक जगह पढ़ा था मैंने वो ज़हन में आया कि वो तो नहीं, वो भी पूरा वर्ड क्या था रिटेंशन मनी। वो सर एक कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट थी तो उसमें फिर रिटेंशन मनी थी थोड़ी सी ना वो रखी हुई थी। चलो अच्छा अब देखो बैलेंस शीट बन गई। अच्छा एक चीज और पूछ रहा हूँ कि रिटेन अर्निंग्स क्वेश्चन में आपसे पूछा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाओ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ और कह दिया बैलेंस शीट बनाओ। ये भी सुनो गौर से, रिटेन अर्निंग्स पूछी नहीं तो फिर क्यों बनाओगे आप। लेकिन अब बैलेंस शीट में कैसे फिगर ले जाएंगे। क्या आप देखो मेरी बात सुनो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पूछा, इनकम स्टेटमेंट कहा, उसके बाद बैलेंस शीट कह दिया, रिटेन अर्निंग्स नहीं पूछी। तो ऐसी सूरत में आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना तो यहाँ पर क्या करोगे रिटेन अर्निंग्स में यहाँ फिगर लाने के लिए आप क्या करोगे ब्रैकेट में
यहाँ पर काम कर लोगे। प्रॉफिट जितना है ना, वो जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस था वो लिखा यहाँ पर, देखो कैसे बना रहे हैं, प्लस कर दिया प्रॉफिट इसमें, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस करने के बाद क्या किया, जैसे प्लस कर दिया प्रॉफिट, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे डिविडेंड, और ये फिगर वही फिगर आ जाएगी, है ये, इस तरह की फिगर लिखोगे यहाँ पे। आई समझ मेरी बात, समझे? अगर रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट नहीं पूछी है तो आप क्या करोगे, ये लिखने से पहले यहीं पर वर्किंग कर दोगे, ब्रैकेट डाल के रिटेन अर्निंग्स में, या ओपनिंग ट्रायल बैलेंस से फिगर लगाई, प्रॉफिट जमा कर दिया इसमें से, नेट प्रॉफिट, और माइनस कर दिया डिविडेंड जितना पे कर रहे हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, माइनस कर दिया, तो ये आपके पास वही बैलेंस आ जाएगा 1770। यही काम किया ना हमने वहां पर, ठीक है, क्लियर हो गई बात? हाँ, समझ गए? जी सर। ठीक है, सारे स्टूडेंट ये बात मेरी समझे जो मैंने कहा है? वही काम हमने एक लाइन में कर दिया, लेकिन जब स्टेटमेंट बनानी है तो वो जो फॉर्मेट है उस तरह बनाओगे, ठीक है। अब आ जाओ आप क्लोजिंग एंट्रीज के ऊपर, देखो नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स पार्ट, क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज है नंबर 6 पार्ट। क्लोजिंग एंट्री जो है ये भी ईयर एंड पे होती है ना, इसका मतलब है कि आप देखो, कम टू द अगेन क्लोजिंग एंट्री, ये देखो मैं फिर आपको शेयर कर रहा हूँ, क्या है क्लोजिंग एंट्री, सब पढ़ा चुके। इट मीन्स टू ट्रांसफर थ्रू जर्नल एंट्रीज द बैलेंसेस ऑफ ऑल टेम्पररी अकाउंट टू परमानेंट अकाउंट, यानी कि रिटेन अर्निंग्स एट द फिजिकल पीरियड एंड, यानी कि 12 महीने के बाद। टेम्पररी अकाउंट्स आर आल टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, रेवेन्यू एंड डिविडेंड्स, ये सब टेम्पररी अकाउंट्स, ठीक है। एंड the purpose of closing entry is twofold: to make revenues and expense to zero balance after the preparation of balances at the end of the fiscal year, ठीक है। और डिविडेंड्स को टू जीरो बिकॉज आफ्टर द प्रिपरेशन, एंड ओनर सिक्योरिटी, यानी कि रिटेन अर्निंग्स मस्ट बी रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ, जब ये रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर होगा तो इन्हीं का नेट इफेक्ट रिटेन अर्निंग्स में चला गया है, नेट इफेक्ट ऑफ रेवेन्यूज एक्सपेंस, ठीक है। क्योंकि अभी जो हमने स्टेटमेंट बनाई समझो वो एक्सेल पे बना रहे हैं, अब हम इसी प्रॉफिट को बुक में ट्रांसफर कर रहे हैं, बुक एक्सपेंसेस को, रेवेन्यू को माइनस जीरो करके, ये नेट इफेक्ट जो निकल रहा है वो प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट हम रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर रहे हैं बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री के थ्रू, वो तो एक्सेल पे बना हुआ था, समझ गए? ये है क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। लेकिन और इसका वर्किंग प्रोसीजर वही मैंने बता दिया है कि पहले रेवेन्यूज को क्लोज करोगे, फिर एक्सपेंस को क्लोज करोगे, फिर इनकम समरी को क्लोज करोगे, ये 3 स्टेप में, और फिर डिविडेंड अगर है तो उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। और ये नोट भी पढ़ लो, देखो नोट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन केस ऑफ मर्चेंडाइजिंग कंपनी, ये मर्चेंडाइजिंग कंपनी है, सेल्स रिटर्न्स, सेल्स डिस्काउंट, परचेज रिटर्न्स, परचेज डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री विल आल्सो कम क्लोज टू द इनकम समरी इन एडिशन टू अदर। अगर हमारी मर्चेंडाइजिंग कंपनी है तो ये आइटम और आ रहे होंगे, इनको भी क्लोज करना होगा, ठीक है, राइट। तो अब आ जाओ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज के ऊपर देखिए, क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। कम टू द क्लोजिंग एंट्री हम जो लेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू को क्लोज किया, देखो फाइल शेयर हो रही है, नहीं सर। ये लो, देखिए हो रही है शेयर, जी सर हो रही है। देखे सबसे पहले हमने कहा रेवेन्यू, यानी कि सेल है यहाँ पर, है सेल, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करेंगे, ठीक है। लेकिन एडिशनल
डेबिट, देखो सेल भी क्रेडिट में पड़ा हुआ है, टेम्परेरी अकाउंट, और परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस ये भी क्रेडिट में, ट्रायल बैलेंस में, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ठीक है। और किसको हम डेबिट करेंगे, देखो सेल, परचेज रिटर्न्स एंड अलाउंसेस की रिटर्न हुआ ना, इससे भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्रेडिट में, ये भी टेम्परेरी है, इसको भी क्लोज करेंगे। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये डेबिट करेंगे। यहाँ पर पहले हम सारे जो एक्सपेंसेस जो हमने आइटम्स को डेबिट करना है ना, वो सब ले लेंगे ना, सेल्स, सेल्स परचेज रिटर्न अलाउंसेस, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्लोजिंग। ये क्लोजिंग एंट्री यहाँ पर हम क्यों कर रहे हैं, हम बुक्स में ला रहे हैं अब क्लोजिंग एंट्री को, क्लोजिंग बैलेंस को। जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है ना, अब उसको बुक्स में ला रहे हैं। वो तो फिजिकली बचा इतना, ये तो हमें पता लगा इतना फिजिकल बच गया, ठीक है। अब बुक्स में इसको लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने, ठीक है, क्योंकि परफ्यूचर पीरियोडिक है ना, तो ये इन्वेंट्री जो है वो जो फिजिकल आई है वो काउंटिंग से आई होगी, जिसको बुक्स में लेकर आ रहे हैं। तो देखो ये एंट्री हमने किया यहाँ पर क्लोजिंग करते हुए, क्या क्या कर रहे हैं देखो, ये देखिए, सेल्स, सेल्स रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स अलाउंसेस, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है ना। और फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, इसको डेबिट किया तो ये बुक्स में आ गई, ठीक है। और बाकी चीजें जीरो हो गई, सेल्स और वो जीरो हो जाएगी डेबिट करने से, ठीक है। तो इन तीनों का टोटल इनकम समरी में चला गया। ये जो एक टेम्परेरी अकाउंट और खोला है, ठीक है, तीनों का टोटल ले लिया। कितना हो गया तीनों का टोटल, 2758। इन तीनों को अगर टोटल करेंगे ये आए, ठीक है। ये स्टेप समझ आई, टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। क्या क्या लिया, सेल्स से परचेज रिटर्न अलाउंसेस, क्योंकि इसका भी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, ये टेम्परेरी अकाउंट है ये भी तो ना। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग, और सबका टोटल इनकम समरी में क्रेडिट हो गया। अब एक्सपेंसेस को क्लोज कर रहा है, इंक्लूडिंग परचेजेस, परचेज, फ्रेट इन, सेल्स रिटर्न, इधर आएगा, सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट है, तो अब इसको क्रेडिट करेंगे, इसको भी क्लोज करना है, राइट। तो अब देखिए, देखिए भाई, इससे आगे बढ़े कि ये पहला स्टेप जो है क्लियर हो गया है? जी सर, क्लियर है। और स्टूडेंट बोलो, सबको क्लियर। अब एक्सपेंसेस को क्लोज कर रहे हैं, इंक्लूडिंग परचेज, परचेज, फ्रेट इन, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल रिटर्न का डेबिट बैलेंस है, फ्रेट आउट, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, सेल्स स्टाफ सैलरीज, रेंट एक्सपेंस, सेल्समैन कमीशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इक्विपमेंट, इनकम टैक्स, सबको क्लोज करना है, ठीक है। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग को भी क्लोज करना है। डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ ना, ट्रायल बैलेंस, इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। ओपनिंग को क्लोज कर रहे हैं, तो देखिए, देखिए वन बाय वन परचेजेस, देखो सबको डेबिट क्रेडिट करते जा रहे हैं। फिर लिया फ्रेट इन, सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, ये डेबिट था, इसको भी क्रेडिट कर दिया। उसके बाद है देखो एडमिनिस्ट्रेटिव, फ्रेट आउट, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरी, रेंट एक्सपेंस, ठीक है। इनकम टैक्स एक्सपेंस, फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, इसको क्रेडिट किया ताकि क्लोज हो जाए, जीरो हो जाए, ओपनिंग में जो पड़ी थी, क्योंकि वो कंज्यूम हो गई समझो। क्लोजिंग को डेबिट किया यहाँ पर फर्स्ट में, ओके, जब मर्चेंडाइज होगा तभी ये, ठीक है। और यहाँ लिखा टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट। अब इनकम समरी को क्लोज करोगे, देखो इनकम समरी में आपके क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, देखो इनकम समरी के अंदर
देखिए इनकम समरी में क्रेडिट आ रहा है 2758 है इनकम समरी में, और इन तीनों का सारों का टोटल भी तो लिखोगे ना, कितना आ रहा है 1268। वन टू इन सबको जमा करो। देखें इन सबको जमा किया तो आ रहा है 1268,000, 1268,000। ठीक है, अब ये टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट। अब इनकम समरी को डेबिट करेंगे। देखो कैसे डेबिट हो रहा है, देखो ये जो है क्रेडिट में आ रहा है 2758, एक पहली एंट्री के थ्रू इनकम समरी में क्रेडिट चला गया 2758, और फिर डेबिट किया दूसरी एंट्री में 1268, 1268 ये डेबिट हुआ। इसका डिफरेंस क्या हुआ, इसका डिफरेंस क्रेडिट बैलेंस बचा 1490, है ना, क्रेडिट बैलेंस में ये बचेगा ना, ये बात समझे 1490। देखो क्रेडिट ये हुआ इनकम समरी को अकाउंट में ये गया, और डेबिट में ये चला गया, तो इनका डिफरेंस अब क्रेडिट बैलेंस कितना बच रहा है 1490। दोनों को डिफरेंस लेके देखो, इनकम समरी में 1490 ऑफ क्रेडिट बैलेंस है। अब इसको डेबिट किया इनकम समरी को, है इनकम समरी को डेबिट किया ताकि क्लोज कर दे इनकम समरी को, और रिटेन अर्निंग्स को क्रेडिट कर दिया। समझ गए, और ये बैलेंस वही आना चाहिए जो नेट प्रॉफिट आया हमारा। देखो 1490, और ये देखो नेट प्रॉफिट 1490, ये देखो 1490 आ रहा है नजर, 1490 नेट प्रॉफिट सेम आनी चाहिए फिगर है 1490, और यही क्लोजिंग एंट्री के थ्रू हमारा आया 1490, 1490। ठीक है, समझ गए, क्लियर हुई। अब डिविडेंड को क्लोज करेंगे, है ये तीन स्टेप में तो ये हो गया, डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि माइनस होता है ना इसलिए ये भी क्लोज हो गया, क्लोजिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। समझ गए, ये बैलेंस ये आना चाहिए, ये कंट्रोल है समझो, जो प्रॉफिट आ रहा है वही प्रॉफिट आना चाहिए जब इनकम समरी को क्लोज करो। 1490 की फिगर कैसे आई पता लग गई ना। ठीक है, सबको क्लियर, क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है, अब पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का देखो, फिर अब मैं लास्ट स्टेप पे फिर यहाँ पर आपको ले जा रहा हूँ। प्रीपेयरिंग, ये देखो इसको शेयर कर रहे हैं, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस देखो है, इसको आफ्टर क्लोजिंग कह लो या पोस्ट क्लोजिंग, फाइल शेयर हो रही है। जी सर। जी वो देखो list of all permanent accounts and their balances from the ledger after all the adjusting closing entries have been posted at the fiscal period 12 months, and a post closing trial balance prepared to check the clerical accuracy of the closing entries and to prove that the accounting equation is in the balance before the next accounting period begins। इसकी इंपॉर्टेंस देखो कि जब हम क्लोजिंग एंट्री पास कर देते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग एंट्री पास करने के बाद हमारे पास एक्सपेंस के एक्सपेंसेस जीरो हो गए और रेवेन्यूज भी जीरो हो गए। ठीक है, और रिटेन अर्निंग समझ लो, रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस हमारा बुक्स में चला गया है, वो जो रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस
फाइनल आया है, ठीक है, जो प्रॉफिट ऐड होने के बाद डिविडेंड माइनस होने के बाद, ये सब हमने क्लोजिंग एंट्री के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। अब हमारी बुक्स लेजर में जो जो नॉन जीरो बैलेंसेस है, सिर्फ आपके एसेट्स, लायबिलिटीज और स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी। स्टॉक होल्डर सिक्योरिटी कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग्स में वही बैलेंस आ रहा है जो रिटेन अर्निंग्स में हमने स्टेटमेंट बनाई है, वो बैलेंस आ रहा हो। और इन्वेंट्री जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री वहां आ रही है बुक्स के अंदर, इसकी लिस्टिंग करनी है हमने, ठीक है। कौन कौन से आइटम, बैलेंस शीट आइटम्स सिर्फ आएंगे इसमें, ठीक है। तो लिस्टिंग करनी है और फिर टाई अप भी होनी चाहिए। ये है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो अब आपने जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, उसमें से बैलेंस शीट आइटम को पिक करना है वन बाय वन। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स का आइटम आप पिक करोगे रिटेन अर्निंग्स से, और क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, जो एसेट्स लेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का जो बैलेंस है वो आप क्लोजिंग बैलेंस लोगे, ट्रायल बैलेंस से नहीं लोगे, क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि बुक्स में वो चला गया, ठीक है। ये है आपने आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। लिस्ट ऑफ ऑल परमानेंट अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस फ्रॉम द लेजर आफ्टर ऑल द एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज हैव बीन पोस्टेड एट द फिजिकल पीरियड, ठीक है। एंड a post closing trial balance is prepared to check the clerical accuracy of the closing entries and to prove that the accounting equation is in balance। accounting equation is balance का मतलब assets is equal to liabilities plus security। तो अब आ जाओ लास्ट पार्ट के ऊपर, लास्ट पार्ट, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री ये हो गई सब। अब लास्ट पार्ट पे हम गए, देखो तो प्लीज फाइल शेयर कर दें। क्या लिखा, देखो, ईस्टर्न डिपार्टमेंटल स्टोर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस या आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर। अब देखो कैश, ये सारे ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिगर उठा रहे हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से कैश। फाइल शेयर कर दें प्लीज। क्या कह रहे हो, इससे बोलो। सर फाइल शेयर कर दें, फाइल शेयर नहीं हो रही। हाँ अच्छा, शेयर नहीं हो रही है, एक मिनट। अब हो रही शेयर, जी सर। ठीक है। जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में फिगर आ रही है आपकी, जैसे हम एक मिसाल दे दें, कैश, ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आ रहा है ना 1494। देखो ये फिगर हम ले जाएंगे, देखो कैश है, ये भी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी शेयर हो रही है ना 1494। अकाउंट रिसीवेबल 5 लाख, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी अब ये नहीं रही, क्लोजिंग लेंगे बस। और प्रीपेड रेंट सही है, इक्विपमेंट भी सही है, और एक्यूमुलेट, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये सब आएगा, और लाइबिलिटीज वगैरह आएंगी सारी, ठीक है। तो ये देखिए, देखिए कैश आपने लिया, क्या फिगर है कैश की 1494, ठीक है, वहीं से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ले रहे हैं। फिर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने क्लोजिंग लिया, सॉरी अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ट्रायल बैलेंस से ले लिया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये क्लोजिंग लोगे, याद रखो, ट्रायल बैलेंस से नहीं लोगे यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस की फिगर अब वो नहीं रही, क्लोजिंग ट्रांसफर कर दिए एडजस्ट क्लोजिंग एंट्री के थ्रू। फिर आपका प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस से लिया, इक्विपमेंट ट्रायल बैलेंस से लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये लिया, ठीक है। यहाँ ऐसे माइनस करके नहीं लिखोगे, अभी आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना, तो ये अकाउंट्स पेबल, फिर इनकम टैक्स पेबल, ये सब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ले रहे हैं। सैलरीज पेबल, डिविडेंड पेबल, और कॉमन स्टॉक, फिर रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। और रिटेन अर्निंग्स कहाँ से ले रहे हैं, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट से, तो क्लोजिंग बैलेंस से हमारी रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस अब ये हो गया, ठीक है। ओपनिंग ऐड होके ये कैसे आ रहा है कि क्लोजिंग एंट्री के थ्रू जितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, ओपनिंग पहले से पड़ा था वो उसमें प्लस हो गया,
और डिविडेंड माइनस हो गया, तो ये बैलेंस बुक्स में भी आ गया। ठीक है, और इसको फिर टोटल कर दिया, ये डेबिट क्रेडिट बराबर है, यही तो हम चेक कर रहे हैं कि बराबर है। ये देखो 24। अब इसकी इंपॉर्टेंस आपकी ये समझो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की कितनी है, कि जब तक ये पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ना बन जाए, है, जब तक पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस टाई अप होके मैनेजर के पास नहीं आ जाए, वो इस पे साइन करेगा मैनेजर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर साइन करेगा मैनेजर। ठीक है, ये फाइल हो जाए, अब वो अलाउ करेगी प्रैक्टिकली। ठीक है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अब जो मैनेजर मैनेजर अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो स्टाफ को अलाउ करेगा कि 2021 की एंट्री यू कैन स्टार्ट नाउ। जब बुक्स टैली हो गई है, क्लोजिंग बुक्स टैली हो गई ना, इसके बाद स्टाफ को अलाउ किया जाएगा कि अब आप जनवरी 1 से एंट्री अपनी शुरू कर दो नए साल की। समझ गए, ये फाइल हो जाएगा ये पेपर। इट इज सो इम्पोर्टेंट। समझ गए सब? क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? हाँ मिस्टर। कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे। मिस्टर रिजवान नूरुद्दीन, आप माशाल्लाह सबसे पहले ज्वाइन करते हो, बताएं कोई इशू तो नहीं है? मिस्टर रिजवान नूरुद्दीन। सलमान हैदर, आप बताओ मिस्टर सलमान। जी जी सर, यस सर। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। तो ये आपकी हमने कंप्लीट ये क्वेश्चन रिवाइज कर लिया। ठीक है, ये आपको सारे एस्पेक्ट हमने 6-7 एरियाज थे, है, इसको बड़ी कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है ये, है, तो ये क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने जो कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था होमवर्क, वो आप लोग ने सबने ऑनेस्टली किया। पोस्टिंग इनटू द लेजर एंड प्रिपरेशन ऑफ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, किस किस ने किया? वो शेयर ही नहीं किया किसी व्हाट्सएप में, आप कह रहे थे कि वो पीपा वाले व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे, वो किसने नहीं मैंने किया? शेयर कर दिया था, क्या कह रहे हो तुम? भाई पीपा वाले व्हाट्सएप में भी शेयर किया था, और उसके अलावा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें भी शेयर किया था। आप अगर उसमें ऐड नहीं है तो नंबर सेंड कर दिए, नहीं मैं आपको ऐड कर देता हूँ। थोड़ा नहीं, लेट शेयर पीपा किया वाले था। में शेयर। वो अकाउंट्स के अंदर वो जो एक खुला हुआ है उसमें शेयर किया था, उसकी फिर मैंने आपके उसमें कॉपी कर दिया था। शाम का वक्त हो गया था, बहरहाल मगरिब के बाद मेरा खाली नमाज, क्यों तो अभी बनाया नहीं है। कितने स्टूडेंट ने किया उसे सवाल को? भाई एक चीज आपको दिया जाता है, कोई मकसद होता है ना, आप लोग सीरियस भी तो हो जाओ थोड़ा। अब ये स्टेप अगर जिसने नहीं किया है, वो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको कहा था कि पोस्टिंग करो लेजर में और ट्रायल बैलेंस बनाओ, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी कराया था। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने, एक मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड था, एक एक सर्विस इंडस्ट्रीज का, ये दोनों क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना है ना, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये आज के दिन आप लोग ये सब करो, और ये करके मुझे व्हाट्सएप भी करो। ठीक है, मिस्टर सलमान हैदर आप भी। ठीक है, मैं देखूंगा सबसे पहले किसका व्हाट्सएप आता है मुझे, मेरे पास। ओके सर, ठीक है, इंशाल्लाह। फिर इसकी, और फिर इसकी पोस्टिंग करने के बाद बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट करोगे और फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे, दैट विल बी कॉल्ड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो आज का ये हमारी क्लास एंड होती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में, हमने अकाउंटिंग साइकिल, ये देखो रिवीजन में हमने सारा कंप्लीट कर लिया है कल आज। तो कल की, अब नेक्स्ट की क्लास जो होगी हमारी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्लासें हमारी और हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इन्वेंट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इन्वेंट्री पीरियोडिक और परपीचुअल। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा वो आ जाता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वगैरह, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो अब हम क्लास को फिर हम ऑफ करते हैं। ठीक है, सही है, ये मुझे रिमाइंड भी कर देना, ये मैं अगर नहीं भेजता हूँ
तो ये मैं आज का लेक्चर भी आपको भेज दूंगा, क्वेश्चन भी है, उसका सोल्यूशन भी कंप्लीट। ये सोल्यूशन है, इसकी वर्कशीट बनी हुई है। जब आप इसको देखोगे ना तो ये वर्कशीट मिलेगी। एडजस्टिंग एंट्री की वर्कशीट है, एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर रिटेन अर्निंग्स की स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, क्लोजिंग एंट्री है, पोस्ट क्लोजिंग, सारी वर्कशीट उसी एक ही फाइल के अंदर है मौजूद। ठीक है, तो ओके फिर, ठीक है, अल्लाह हाफिज फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।